नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए शब्द विचार का सेकंड पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चलें स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं शब्द विचार का सेकंड पार्ट में क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने शब्द विचार की परिभाषा और शब्द विचार का वर्गीकरण के बारे में जानकारी हासिल की है। शब्द विचार का सेकंड पार्ट में आप इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले अब इसको जो है शब्द विचार का वर्गीकरण जो पहले पार्ट्स में हमने बताए थे, इसके आधार पर इसका जो है हर एक जो इनका पार्ट्स है उस पार्ट्स में कितने जैसे शब्द विचार के जो वर्गीकरण में जो है 4 है। एक अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इनके भी अलग अलग भेद हैं। तो इन सारे भेदों के बारे में अच्छी तरह से विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम हासिल करेंगे। ठीक है, तो इस पे जस्ट एक मिनट में हम इसको पूरा वर्गीकरण फिर से दोहरा देते हैं, जिसमें शब्द का वर्गीकरण जो है 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। जो लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर शब्द विचार का वर्गीकरण जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक अर्थ के आधार पर बांटा है, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा उत्पत्ति के आधार पर। तो फर्स्ट हो जाता है आपका रचना अर्थ के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर जो है इसके 2 भाग होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। रचना बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इसको सीरियल वाइज एक करके इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। अब आ जाता है फर्स्ट जो है आपका अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर क्या है, तो अर्थ के आधार पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है पहला है अर्थ के आधार पर 2 भाग होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है आपका निरर्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्द में के अंतर्गत क्या आएगा, देखिए सार्थक शब्द में आपको देखने को मिलेगा कि वे शब्द जो है जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता हो, अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं, आपका सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिसका मीनिंग निकलता हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, गुलाब है, तो गुलाब का एक अर्थ होता है और आदमी का अर्थ है, विषय का अर्थ है, यहाँ एक मीनिंग आ रहा है, ऐसे इसी बोलते हैं सार्थक शब्द। और इसका जो है इसी का जो है नेगेटिव होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले, अर्थहीन हो, उसे कहते हैं निरर्थक। जैसे अभी देख लिए यहाँ पर है कि मलक का कोई शब्द नहीं, कोई इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ना वैसा कोई शब्द है। और इसका लगम ऐसा कोई शब्द नहीं आता है। तो ये है जो होता है निरर्थक। तो जिसका अर्थ निकलता है वो सार्थक है और जिसका अर्थहीन होता है वो निरर्थक शब्द कहलाता है। तो अर्थ के आधार पर आप लोग इसको देख लिए हैं, इसका 2 ही होता है, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पार्ट है इसका जो है आपका रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, अब इसके एक बारे में देखें, आगे बढ़ते हैं। रूढ़ शब्द क्या है, तो रूढ़ शब्द क्या है, देखिए यहाँ पर कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अलग उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो निरर्थक हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये तो विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं लेकिन उसको अलग कर दिया जाए ना तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो निरर्थक कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे जल है, आपका कल है, या आपका थर्ड में होगा जप है। अब इनका सबका अलग अलग जो है अर्थ होता है, और जब इनको हम अलग कर देते हैं तो इनको जैसे जल है, अब जल को हम अलग कर दिए, जा अलग हुए, ला अलग हुए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अब कल है तो कल का जो है, कल का सभी लोग जानते हैं, स्टरडे और टुमारो।
अब इनको दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए दोनों अक्षरों को, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये निरर्थक हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि यौगिक शब्द क्या है। अब यौगिक शब्द क्या है कि ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, और ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। और जब हम इनका खंडन करते हैं तो ये भी सार्थक कहलाते हैं। जब इनका खंडन भी होता है तो भी इनका मीनिंग निकलता है। अब जैसे यहाँ पे नीचे देख लीजिए, स्वदेश है। अब स्वदेश के अगर हम दो भागों में बांट देते हैं तो हो जाता है स्व, और दूसरा हो जाता है देश। स्व मतलब होता है अपना, और देश मतलब सेल्फ, मतलब कंट्री, अपना कंट्री, अपना देश, स्वदेश। अब यहाँ होता है, यहाँ देखिए देवालय है, तो देव का मतलब जानबे करते हैं भगवान, और आलय का मतलब होता है स्थान यानी कि गृह, तो देवों का आलय यानी कि देवालय। अब यहाँ पर थर्ड में देखिए कुपुत्र। अब कु का भी एक अर्थ निकलता है, अब अलग भागों में बढ़ गया, तो कु का मतलब होता है जिसका संस्कारिक ना हो, गलत संगति पड़ा हुआ था, अच्छा उसका नेचर अच्छा ना हो, उसको कु बोलते हैं। और उसके बोलते हैं पुत्र, तो पुत्र सन होता है, तो यहाँ जोड़ने के बाद होता है कुपुत्र हो जाता है। तो इसका भी दोनों अलग अलग करने से भी अर्थ में निकल रहा है, और जोड़ने के बाद भी अर्थ निकले, तो इसको बोलते हैं यौगिक शब्द। ठीक है ना। अब इसके थर्ड इसके पार्ट्स में देख लेते हैं। थर्ड क्या है इसका है, थर्ड आ जाता है आपका योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या है कि ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हो और एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, इसको बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। अब जैसे गाने मतलब ये तो दो शब्द कोई मेल से बन गए, अभी किसी विशेष अर्थ को बता रहे हैं। यही फॉर्मूला जो है आपका बहुब्रीहि समास में अब होता है। इसमें क्या होता है, दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, और उसमें क्या होता है बहुब्रीहि समास में क्या परिभाषा आती है कि इसका जो है उसको क्या है, उसकी उसका जो है पहला विशेषता ना होकर दूसरा विशेषता ना होकर थर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी अन्य को के बारे में बता रहा है उसको, तो वो वही हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास के ऐसे होते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जैसे इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दशानंद है, तो दशानंद क्या है कि दो शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ विशेष के मीनिंग को बता रहे हैं कि 10 मुख वाला। अब 10 मुख वाला नॉर्मल कौन व्यक्ति, कोई नहीं है, तो सिर्फ रावण को छोड़ करके यहाँ विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो हो जाता है रावण। अब यहाँ पर देख लीजिए पंकज है, तो पंकज क्या है, पंकज का मतलब होता है कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कौन है, कमल है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक अलग मीनिंग दे देता है कमल। तो इस प्रकार से इसका जो है किसी थर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, विशेषता के बारे में बता रहा है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो हो जाता है आपका योगरूढ़ शब्द। ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एक ही नज़र में, मतलब एक ही नज़र में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। अब देखिए मैंने कहा पहला क्या था, रूढ़ शब्द, तो विशेष अर्थ दे और टुकड़े होने पर निरर्थक हो जाए। ठीक है, ये इसको आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जो रूढ़ शब्द क्या है कि जो विशेष अर्थ दे और टुकड़े होने पर उसका क्या हो जाए, निरर्थक हो जाता है। और यौगिक शब्द में क्या है कि जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनता हो और खंड करने के बाद भी जो है वो उसके मीनिंग दोनों का अलग अलग मीनिंग निकले। ठीक है, और जोड़ने के बाद भी मीनिंग आ जाए, तो हो जाता है यौगिक शब्द। और योगरूढ़ शब्द क्या होता है कि जो दो शब्द के योग से बने और किसी तीसरे को जो है उसका विशेष अर्थ को प्रकट करे। ठीक है, यानी कि ये जो योगरूढ़ शब्द जो होता है इस सेम जो है बहुब्रीहि समास की तरह से काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं आपका प्रयोग के आधार पर इसका क्या भेद होते हैं। अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर दो भाग होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। अब इसको एक करके देखते हैं कि विकारी शब्द क्या है। तो विकारी शब्द वो होते हैं कि ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे अब इसमें क्या है, इनके जो ऐसे शब्द जिनके रूप में जो है, अब लिंग क्या है, तो लिंग है कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वो लिंग कहलाता है। और वचन क्या है, तो वचन में हम ये देख लेते हैं कि जिस शब्द से एक या अनेक होने की जानकारी मिले, वचन कहलाता है। अब कारक क्या है, तो कारक में यही होता है कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को
कारक कहते हैं। तो अब इसे हम तीनों को एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या है आपका लिंग के अनुसार। जैसे पहला देख लीजिए कि बच्चा पढ़ता है, तो यहाँ पर बच्चा पढ़ता है, अब पढ़ता है तो मतलब इसमें ये तो सीधे से पता चल जा रहा है कि ये पुल्लिंग है। और यहाँ पर देखिए कि बच्चा की जगह पर बच्ची हो गई, बड़ी की मात्रा हो गई, तो अब बच्ची पढ़ती है तो यहाँ पर सीधे जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लिंग का भेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब सेकंड में आ जाता है वचन। अब वचन के बारे में जैसे एक वचन बहुवचन होता है। अब ये तो संस्कृत तो है नहीं, ये तो हिंदी है, तो हिंदी में 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हिंदी में क्या होता है एक वचन और बहुवचन। तो इसमें क्या है बच्चा सोता है, बच्चा क्या करता है सोता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है एक सिंगल होता है, मतलब एक वचन हो गया। अब यहाँ पर प्लुरल में हो जाता है आपका बच्चे सोते हैं। तो बच्चे सोते हैं, देखिए हमने इसका ग्रीन हाईलाइट किया है कि सोते में एक ही आता है, एक ही मात्रा हो गया, और यहाँ पर बच्चा की जगह बच्चे हो गए तो प्लुरल हो गया बहुवचन, और सोता की जगह पर सोते हो गए, और चूंकि ये बहुवचन है तो यहाँ पर जो है आएगा, ना कि है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है वचन के बारे में भी क्लियर हो गया। अब आ जाता है थर्ड में हो रहा है कारक। अब कारक क्या है, कारक में बताएं तो इसमें क्या है बच्चा सोता है। अब यहाँ पर हमें क्या कहा कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाला निशानों को कारक कहते हैं। अब यहाँ पर जो है निशान क्या है, यही तो निशान है बच्चे को सोने दो। ठीक है, बच्चे को सोने दो, तो यहाँ पर क्या बच्चा सोता है तो नॉर्मल हो गया। अब इसमें कारक चिन्ह अगर ढूंढेंगे तो हो जाता है को, यहाँ हो जाता है आपका सिंबल हो जाता है इसका। तो इसको जब हम आपको पढ़ाएंगे उस टाइम में इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे, और हम इसलिए कूद के नहीं जा रहे हैं कि इसको सीरियल वाइज ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक ही चैनल पर सारी जानकारी मुहैया करवा दें। ठीक है, इसीलिए हम सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि बच्चा शब्द है, यह लिंग वचन कारक के अनुरूप परिवर्तित हो रहा है, अतः यह शब्दों के अंतर्गत, यह किन शब्दों के अंतर्गत आएगा, ये जो आएगा विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे में क्या है। अब इस तो विकारी शब्द हो गया, अब इसको अविकारी शब्द वही है, इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम एग्जाम्पल जो इसकी परिभाषा डिफिनेशन है अविकारी शब्द की, इसे सेम टू सेम रहेगा, इसकी सेम टू सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या है आपको इसमें आपका निगेटिव रहेगा, मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है, लिंग वचन कारक आदि के कारण उसमें परिवर्तन हो रहा है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो ये जब परिवर्तन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। अब इसमें क्या है, ये इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या है, तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक, ये सब क्या होता है, ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, इसी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि किंतु जैसे शब्द जो है लिंग वचन कारक है, आदि बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, अतः ये जितने भी उदाहरण जो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है आपका थर्ड आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर आपका देखते हैं क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला है आपका तत्सम, सेकेंड आपका तद्भव, थर्ड देशज और चौथा है विदेशी शब्द। अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। अब तत्सम क्या है, तो तत्सम का देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका परिभाषा में हम देखते हैं कि तत् मतलब होता उसके और सम मतलब होता समान, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत में उनके समान, से ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, जैसे में क्या है, जैसे में यहाँ पर आपका हो जाता है पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य,
मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक एक्स्ट्रा। तो ये हो जाते हैं आपका तत्सम। अब तद्भव क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदल करके हिंदी में आ गए हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे एग्जाम्पल से अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से समझ लेंगे कि एग्जाम्पल में क्या दे रहा है। अब जैसे हम तत्सम में क्या है, तत्सम में होता है आपका दुग्ध। अब यहाँ पर दुग्ध है तो यहाँ पर तद्भव हो जाता है इसका दूध। अग्नि है तो अग्नि की जगह पर यहाँ हो जाता है आग। कार्य है तो कार्य की जगह होता है काम। इस प्रकार से इसका है तत्सम और तद्भव। एग्जाम्पल यहाँ पर कर्पूर है तो कर्पूर, हस्त है तो हाथ। अब आ जाते हैं लास्ट में, अब इसका आ जाता है अगला क्या है, अगला है आपका देशज, देशज शब्द। ठीक है, अब देशज शब्द में हम देखेंगे तो देशज शब्द में के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे सब देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, स्थानीय बोलियां। ठीक है, अब जैसे होता है कि पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटाना और खिचड़ी। ये जो होता है देशज शब्द। देशज से देश से ही पकड़ लीजिए ना कि देशज का मतलब होता है अपने भारत की भाषा जो क्षेत्रीय में बोली जाती है, क्षेत्रीय स्थानों में स्थानीय बोलियां जो हिंदी में आ गई हैं, हिंदी में यूज होने लगी हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अब विदेशी शब्द क्या है, अब ऊपर में जितने इस सब का है इसके बारे में अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं कि ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गई हैं। अब हिंदी में आ गए हैं, इसलिए अतः ये शब्द क्या है, देशज शब्द कहलाएंगे। विदेशी शब्द क्या है, तो सब लोग इतिहास पढ़े हैं कि भारत जो है कई सालों तक 200 वर्ष से ज़्यादा गुलाम रहा है। तो भारत में विदेशी लोग काफ़ी समय तक यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी भाषाओं का प्रचार प्रसार किया, ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। तो यहाँ होता है कि ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वही शब्द क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। निजी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए। मैं तो इसलिए पूरी यहाँ पर डिफिनेशन दे देता हूँ ताकि जो है कि कुछ बच्चे जो सुनते हैं और कुछ बच्चे देखते हैं और देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो इसलिए मैं दोनों को परिभाषा को भी यहाँ पर लिखता हूँ और बोलता भी हूँ। तो इसीलिए आप लोग को दोनों ऑप्शन प्रदान कर रहा हूँ। ये विदेशी शब्द हो जाते हैं। मुख्यतः ये विदेशी जातियाँ से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। ठीक है, ये विदेशी शब्द जो है कहाँ से आए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया, ये विदेशी शब्द उर्दू से आए हैं, अरबी से, फारसी से, आपका जो है अलग अलग जो है नेक्स्ट आता है अंग्रेजी से आए हैं, पुर्तगाली से, तुर्की से, फ्रांसीसी से, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हुए हैं। अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन भाषा जो है विदेशी भाषाओं को उदाहरण कुछ नहीं। अब अंग्रेजी क्या भाषा है, अंग्रेजी की जिसमें डायरेक्टली जो है बिना चेंज किए हुए हिंदी में यूज हो रहा है। एक आप लोगों को बेनिफिट क्या है, हिंदी भाषा अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कई भाषाओं के कुछ शब्द जो है का नॉलेज हो जाता है। अब जैसे अगर हिंदी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है 3 भाषाओं को पढ़ लेंगे। पता है कैसे, जैसे कौन से, हिंदी हो गया और आपका मराठी हो गया और संस्कृत। क्योंकि इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि उसकी जो है लिपि जो है देवनागरी है। भले इसके अर्थ थोड़ा बड़ा कम समझ में आया लेकिन उससे आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अंग्रेजी भाषा क्या है। यहाँ पर कॉलेज हो गया, पेंसिल हो गई, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, उसके बाद लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, ये हो गया अंग्रेजी कुछ भाषाएं का उदाहरण नाम। फारसी क्या है, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना,
बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, ये फारसी के कुछ शब्द हैं। अरबी के क्या हैं? औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये होगा का अरबी शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? तुर्की। तुर्की में क्या है? कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली शब्द में क्या आता है? आचार, अल्पिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, काफी, कमीज, ये पुर्तगाली भाषा है। अब फ्रांसीसी के पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये कर्फ्यू नहीं बोलते हैं हम लोग आजकल कर्फ्यू में फंसे हुए हैं ना, ये क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। अब चीनी में क्या आता है? तूफान आ जाता है बोलते हैं, लीची बोलते हैं, चाय डेली जो यूज करते हैं, पटाखा भी बोला जाता है, तो ये क्या है? चीनी भाषा है। यूनानी का देखिए टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम और डेल्टा, ये क्या शब्द हैं? आपके यूनानी हैं। जापानी की रिक्शा आदि। अब देखिए आप लोग को जो है अब नेक्स्ट इस लेख से संबंधित यदि आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल को नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और थैंक यू सो मच इस शब्द विचार के सेकंड पार्ट को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं नेक्स्ट मैं बहुत ही जल्द जो है किस तत्सम और तत्भव को बहुत सटीक विश्लेषण कर सकूं ऐसा वीडियो लेकर के मैं बना करके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।